डिटेक्टिव कोनन, डेथ नोट। अध्याय 6, मृत्यु आ रही है। अध्याय 6 से 6, मृत्यु आ रही है। बे का एक्वेरियम आवासीय क्षेत्रों से काफी दूर स्थित था। यह एक व्यावसायिक क्षेत्र था और आसपास की अधिकांश दुकानें एक्वेरियम में आने वाले ग्राहकों पर निर्भर थीं। लेकिन देर रात, एक्वेरियम के बंद होने के काफी समय बाद, आसपास की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। रात में देर से सड़कें एकदम सन्नाटे में थीं, बस वेंडिंग मशीनों के पंखों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लगभग 11 बज रहे थे। सड़क पर एक भी कार नहीं गुजर रही थी। एकमात्र रोशनी स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक से आ रही थी, जो ठंडे डामर पर लंबी लंबी परछाइयां बना रही थी। चूहा यही है। पास की एक इमारत की छत से वोडका ने उपहास भरे लहजे में बात की। अपनी दूरबीन से उसने देखा कि नीली जैकेट पहने, मुंह में सिगरेट लिए एक आदमी आराम से एक्वेरियम के बगल वाली दूसरी गली की ओर जा रहा है। वह प्रवेश द्वार पर रुक गया और अपने आसपास का जायजा लेने लगा। वह हिरोनोबु किशियुकी था, वह छोटा सा चूहा जिसे संगठन ने खत्म करने के लिए चुन लिया था। मुख्य अभिनेता अभी भी लापता है। समय क्या हुआ है? 11 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, भाई। हम्मा। अपने हाथों को कोट की जेबों में डाले, जिन ऊपर से ठंडी, निर्जीव निगाहों से लक्ष्य को देख रहा था। उसी क्षण ऑपरेशन में शामिल एक अन्य प्रतिभागी अधीर हो गया और उसने सीधे जिन को फोन किया। क्या तुम लोगों का काम हो गया? बस मुझे उस चूहे के सिर में गोली मारने दो और काम खत्म करो। नहीं। गोली चलाने से पहले मेरे आदेश का इंतजार करो। हाँ। दूसरी तरफ मौजूद महिला, स्पष्ट रूप से नाराज, ने पलटकर जवाब दिया, लेकिन जिन में बहस करने का धैर्य नहीं था। उसने उसके कुछ और कहने से पहले ही कॉल काट दी। चियांटी की तुलना में कोहेन कहीं अधिक भरोसेमंद है। वोडका ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चियांटी को मिशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। उसने उसे सिर्फ बैकअप के तौर पर बुलाया था, बस एहतियात के तौर पर। किशियुकी का व्यक्तित्व भले ही महत्वहीन था, लेकिन वह आम नागरिक से कहीं ज्यादा सक्षम था। चियांटी को स्टैंड बाय पर रखा गया था ताकि अगर हायाशिकी अपने लक्ष्य को मारने में नाकाम रहे तो वह उसकी मदद कर सके। भाई, लगभग 11 बज गए हैं। देखते रहें। जिन का चेहरा भावहीन बना रहा। वोडका ने कोई बहस नहीं की। उसने कैमरे को हाथों में कसकर पकड़ लिया, सबूत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार। एक बार हायाशिकी ने कार्रवाई की, तो वे सब कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे संगठन को उस पर दबाव बनाने का मौका मिल जाएगा, जिससे उस होनहार युवा उपन्यासकार पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन रात 11:04 बजे तक हायाशिकी का कोई अतापता नहीं था। खतरे से बेखबर हिरोनोबु किशियुकी बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। जिनकी आंखों में जानलेवा चिड़चिड़ाहट के भाव उभर आए। मुझे नहीं लगा था कि कोई इतना मूर्ख होगा कि सीधे आदेश का उल्लंघन करेगा। उसकी आवाज धीमी और विषैली थी। जिन ने अपना फोन उठाया। पिछली रात जब से हायाशिकी ने दाइकोकु बिल्डिंग छोड़ी थी, जिन ने एक निचले स्तर के सदस्य को उस पर नजर रखने का आदेश दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया आने वाला व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण हरकत न करे। बेशक, जिन ने अस्पष्ट जानकारी दी थी। एकमात्र निर्देश यह था कि अगर हायाशिकी बेई का शहर छोड़ने की कोशिश करे तो इसकी सूचना दी जाए। अब, गंभीर चेहरे के साथ, जिन ने वोडका से हायाशिकी के ठिकाने के बारे में एजेंट को संदेश भेजने को कहा। साथ ही, उसने सीधे उसे फोन भी किया। आश्चर्यजनक रूप से, कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। नमस्ते। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा साहसी हो। उपन्यासकार, जिन की आवाज में बर्फीली मंशा झलक रही थी। शुभ संध्या, श्रीमान जिन। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज नरम और शांत थी। जिन को हल्की सी मुस्कान की आहट सुनाई दी। देखिए, ठीक 11 बजे किसी को मारना थोड़ा ज्यादा ही ध्यान खींचने वाला होगा। क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? मुझे समय देखने दीजिए। 11:05 और 21 सेकंड लगभग सही है। 37, 36, 35, 34। लाइन में उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिन की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उसने वोडका की ओर रुख किया, जो उतनी ही उलझन में दिख रही थी, फिर चुपचाप फोन का रिसीवर ढककर बोला। चियांटी से पूछो कि क्या उसे आसपास कुछ असामान्य दिखाई देता है। ठीक है। वोडका ने तुरंत उसे मैसेज भेजा। फोन पर शांतिपूर्वक उल्टी गिनती जारी रही। कुछ ही देर बाद, चियांटी ने बताया कि उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उसने एक बार फिर पूछा कि क्या वह तस्वीर ले सकती है, लेकिन जिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर, उसने कुछ अजीब देखा। एक डंप ट्रक तेज गति से इस ओर आ रहा है, 3 बजे की दिशा से। जिन ने झटके से अपना सिर घुमाया। 20, 19, 18, 17, 10, 9, 8, 7। उसके कानों में लगातार उल्टी गिनती की आवाज गूंज रही थी। दूर से एक विशालकाय डंप ट्रक की हेडलाइट्स चमक उठीं, जिससे सड़क पर दिन का उजाला हो गया।
सड़क पर नीचे किशियुकी ने आवाज सुनकर ऊपर की ओर देखा। ट्रक का अगला टायर अचानक फट गया। वाहन अनियंत्रित हो गया, उसका ढांचा बुरी तरह हिल गया। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उसकी ओर तेजी से बढ़ी। किशियुकी चीखते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया। कैब के अंदर नींद में डूबा हुआ ड्राइवर अचानक जाग उठा और उसने सहज रूप से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। ट्रक अनियंत्रित होकर मुड़ा और बाल बाल किशियुकी को बचाते हुए पास के एक स्ट्रीट लैंप से जोरदार टक्कर के साथ टकरा गया। क्या यह असफल रहा? ऊपर से देख रही जिन के चेहरे पर शिकन आने लगी, तभी उसे कुछ एहसास हुआ। फोन पर उल्टी गिनती अभी खत्म नहीं हुई थी। 4, 3, 2, 1। मौत से बाल बाल बचकर किशियुकी राहत की सांस लेते हुए जमीन पर लेटा हुआ था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुर्घटना के कारण क्या हुआ था। गली के पास गिरे हुए स्ट्रीट लैंप ने बिजली की तारों के एक गुच्छे को काट दिया, जिससे एक्वेरियम के नियॉन साइन को सहारा देने वाला लोहे का फ्रेम अपनी जगह से हट गया। क्षतिग्रस्त तारों के सहारे लटकते हुए साइन से जोरदार चिंगारियां निकली। 0। ठीक उसी क्षण जब वह शब्द बोला गया, चिंगारियां बिखेरते तारों में उलझा हुआ हिलता हुआ साइन बोर्ड टूटकर अलग हो गया और नीचे गिर पड़ा। जैसे ही किशियुकी उठने लगा, वह उस पर जा गिरा और मुड़ी हुई धातु के नीचे दबकर एक भयानक आवाज के साथ उसे कुचल दिया। मौन। छत पर हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन फोन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जिन नीचे सड़क पर पड़े उस निर्जीव शरीर को स्तब्ध होकर चुपचाप देखती रही। एक क्षण के बाद, श्रीमान जिन, नमस्ते। हायाशिकी की आवाज अभी भी शांत थी, लेकिन जिन बिल्कुल भी शांत नहीं थी। उसने मन ही मन घटनाओं के पूरे क्रम को दोहराया, समय, सटीकता और सब कुछ कितना बेतुका था। अगर यह सुनियोजित हत्या होती, तो शायद यह बात तर्कसंगत होती। लेकिन इसे बिल्कुल सटीक समय पर अंजाम देना। उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। उन ठंडी हरी आंखों में विकृत उत्साह की चमक आ गई। बिल्कुल अप्रत्याशित। भाई, जवाब मिल गया। जो कुछ उसने अभी अभी देखा था, उससे स्पष्ट रूप से विचलित वोदका ने जिन को एक फोन थमा दिया। उन्हें हायाशिकी का पीछा कर रहे एजेंट से एक संदेश मिला था। पढ़ते समय जिन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। श्रीमान जिन, लक्षित व्यक्ति शाम 7 बजे से अपने अपार्टमेंट में है। वह बाहर नहीं निकला है। नहीं गए। कैसे? जिन को एहसास हुआ, यह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसने जिस प्रतिभा को पहचाना था, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी। फोन पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। दिलचस्प। फिर हायाशिकी की आवाज दोबारा सुनाई दी, शांत लेकिन जिज्ञासु। वैसे, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? जब निशाना मरा, तो वह अपनी छाती के बल गिरा था, सही कहा ना? नीचे पड़ोसियों में हलचल शुरू हो गई थी। बत्तियां जल उठीं। लोग खिड़कियों से झांकने लगे या जांच पड़ताल करने के लिए बाहर निकल आए। और फिर भी, फुसफुसाहट और भ्रम के बावजूद, जिन और वोडका ने फोन पर हायाशिकी की आवाज बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनी। नहीं। वह अपनी पीठ के बल गिरा, वोडका ने सहज भाव से उत्तर दिया। उसने यह सब होते हुए देखा था, किशियुकी को उठने से पहले ही चोट लग गई थी। कुछ देर का विराम रहा। फिर हायाशिकी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। छी। अध्याय 7 से 7, हायाशिकी की गणनाएं। अध्याय 7, हायाशिकी की गणनाएं। टपकटपक। बाथरूम से आती पानी की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और अंत में बंद हो गई। कुछ ही देर बाद, हायाशिकी बाथरोब पहने हुए बाहर निकला और अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाया। एक हाथ से उसने अपना फोन खोला और उसे अनलॉक किया। कल शाम 7 बजे बार में आना। एक अज्ञात नंबर से आया टेक्स्ट मैसेज। संदेश पढ़ने के बाद उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने बस संदेश डिलीट कर दिया और बेडरूम की खिड़की की ओर चला गया। जिन द्वारा एक और बैठक आयोजित करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि वह हायाशिकी पर कोई दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाया था, कौन जानता था कि वह आगे क्या कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हायाशिकी के लिए संगठन में काम करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। जब तक वह सौंपे गए कार्यों को पूरा करता था और संगठन के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, या कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पकड़ा नहीं जाता था, तब तक बाकी सब कुछ बातचीत के दायरे में था। जिन, जो बिना किसी झिझक के अपने ही आदमियों को खत्म करने के लिए जाना जाता था, उसने भी वर्मथ और बॉर्बन जैसे एजेंटों को बर्दाश्त किया। या फिर पिंगा, जो अक्सर रहस्यमय स्वतंत्रता के साथ व्यवहार करती थी। उनके बच निकलने का एकमात्र कारण उनकी काबिलियत थी, और यह तथ्य कि जिन ने उन्हें सीमा पार करते हुए नहीं पकड़ा था। फिर भी, अगर जिन को हायाशिकी में दिलचस्पी हो जाती है और वह उसे बार बार गंदे काम सौंपने लगता है, तो यह असुविधाजनक होगा। मुझे अपनी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को शीघ्रता से बढ़ाना चाहिए। पिस्को जैसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को संगठन द्वारा शायद ही कभी जुटाया जाता था। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उनकी उपस्थिति दर कम थी। इसलिए हायाशिकी ने सोचा कि सिर्फ एक रहस्य उपन्यासकार होना ही काफी नहीं है।
अगर मैं एक सक्रिय और प्रसिद्ध जासूस होता। वह सोच विचार करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। संगठन के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो खुले तौर पर मामलों की जांच कर सके, बिना किसी संदेह के खुफिया जानकारी जुटा सके, एक जासूस कहीं अधिक मूल्यवान साबित होगा। और सच कहें तो हयाशिकी ने शुरू से ही उस रास्ते पर चलने की योजना बना रखी थी। डेथ नोट शक्तिशाली था, यह सच है, लेकिन पीड़ितों को खोजने के लिए पूरी तरह से संगठन के अपराधियों के डेटाबेस पर निर्भर रहना अंततः खतरे की घंटी बजा सकता है। दूसरी ओर, एक जासूस अपराधियों के साथ खुलकर और बार बार बातचीत कर सकता है, इस पर कोई संदेह नहीं करेगा, और इसी के माध्यम से वह प्रतिभाशाली लोगों से मिल सकता है। स्कॉर्पियन की तरह वह स्नाइपर जो दाहिनी आंख पर निशाना लगाना पसंद करता था, या केविन योशिनो, एक पूर्व अमेरिकी मरीन स्नाइपर, या हत्यारा मायोई ताचिबाना, जो अपने पीड़ितों का गला घोंटने के लिए तार का इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती थी। ऐसा नहीं था कि हयाशिकी को हत्या करने के लिए उनकी जरूरत थी, आखिरकार उसके पास डेथ नोट था। लेकिन उनकी क्षमताओं और पहचान तक पहुंच होने के अन्य फायदे भी थे। उदाहरण के लिए, अगर वह लिखता कि एक अनुभवहीन व्यक्ति ने स्नाइपर राइफल उठाई और 600 गज की दूरी से किसी को सिर में गोली मार दी, तो नोटबुक इसे अस्वीकार कर देगी, क्योंकि यह भौतिक रूप से असंभव है। लेकिन अगर वह किसी असली स्नाइपर को ऐसा करने के लिए नियंत्रित करता, तो यह बिल्कुल अलग बात होती। और चूंकि वे अपराधी थे, इसलिए उनके द्वारा मारे गए लोगों की संख्या से किसी को संदेह नहीं होता। इन विचारों से प्रेरित होकर हयाशिकी ने तौलिया एक तरफ फेंक दिया और अपने कंप्यूटर पर बैठ गया। उसने ब्राउजर खोला और सर्च बार में लुपिन 3 टाइप किया। उसके धीमे इंटरनेट कनेक्शन को परिणाम लोड होने में कई सेकंड लग गए। लुपिन 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित चोर। आर्सेन लुपिन का कथित वंशज। दुनिया भर में कई हाई प्रोफाइल डकैतियों में संदिग्ध। वर्तमान में 30 से अधिक देशों द्वारा वांछित। तो वह सचमुच यहां भी मौजूद था। हयाशिकी ने मॉनिटर की रोशनी से जगमगाते पृष्ठ को सरसरी तौर पर देखा। लुपिन 3 1970 के दशक के एक बेहद लोकप्रिय मंगा का मुख्य पात्र था। इस श्रृंखला की कुछ फिल्मों में डिटेक्टिव कॉनन के साथ क्रॉसओवर भी हुआ था। इस प्रकार उनकी दुनिया अब आधिकारिक तौर पर एक हो गई थी। लुपिन की दुनिया में कुछ उपयोगी पात्र अवश्य हैं। हयाशिकी आगे झुका, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। पुनर्जन्म से पहले वह कभी हत्यारा या जासूस नहीं था। उसने कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी। उसने आत्मरक्षा का थोड़ा बहुत प्रशिक्षण अवश्य लिया था, लेकिन इस दुनिया के राक्षसों की तुलना में वह एक नौसिखिए मात्र था। अगर वह कभी किसी खतरनाक स्थिति में फंस जाता, तो डेथ नोट उसका काम आता। इससे उसे गोली की गति से तेज निशाना लगाने में मदद नहीं मिलेगी। उसके विचार भटकने लगे। हाँ, कोनन की दुनिया में अलौकिक तत्व मौजूद थे। कोइजुमी अकाको का जादू इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन जादू भरोसेमंद नहीं था। जिस चीज ने उन्हें वास्तव में आकर्षित किया, वह काइटो किड की दुनिया का एक और किरदार था, जादूगर गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय। ऊपरी तौर पर वह एक विश्व प्रसिद्ध जादूगर है। अंधेरे में स्पाइडर नाम का एक हत्यारा रहस्यमय ताकतों द्वारा नियुक्त किया गया था और बार बार काइटो किड को निशाना बना रहा था। उसकी मायावी क्षमताएं जादू जैसी लगती थीं, लेकिन संभवतः उन्नत तकनीक पर आधारित थीं। हयाशिकी ने एक और टैब खोला और अपना नाम खोजा। उनकी बहुत सारी सार्वजनिक तस्वीरें और लेख थे। आखिरकार वह मशहूर थे। उत्तम। उसने डेथ नोट निकाला और लिखा, गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय। 19 मार्च को टोक्यो समयानुसार रात 12:14 और 31 सेकंड बजे वह 0081XXX नंबर पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल करेगा और बोले गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा। 12 अप्रैल को लूटपाट के दौरान उसकी हत्या कर दी जाएगी। मूल कहानी में हाकुबा ने उल्लेख किया था कि गुन्नार वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय नाम नकली था। यहां तक कि उनकी राष्ट्रीयता भी फर्जी थी। इसलिए जब समय बीत गया और उसका फोन शांत रहा तो हयाशिकी को आश्चर्य नहीं हुआ। जैसा कि उम्मीद थी, बस एक नकली नाम। उन्हें निराशा नहीं हुई। लेकिन अगर उसके पास शिनिगामी आंखें होतीं, तो वह तस्वीर से ही असली नाम देख सकता था। मुझे कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अध्याय 8 से 8, जिन, आप यात्री सीट पर बैठिए। अध्याय 8, जिन, आप यात्री सीट पर बैठिए। कॉकटेल बार। जब हयाशिकी वापस लौटा, तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। बारटेंडर में कोई बदलाव नहीं आया था। बार में मौजूद दोनों ग्राहक अब भी सिर से पैर तक काले कपड़ों में थे। शुभ संध्या, सज्जनों, हयाशिकी ने अभिवादन करते हुए कहा और चलकर जिन के बगल में बैठ गया। बारटेंडर ने चुपचाप उसकी ओर ड्रिंक मेनू सरका दिया। जैसे ही हयाशिकी ने उसे देखने के लिए उठाया, जिन की ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। क्या आपने ठीक से सफाई की? आपका मतलब डंप ट्रक से है? हयाशिकी ने हल्की सी मुस्कान दी। अपने चांदी के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वे खुद से खुश हों। हमेशा की तरह स्पष्ट आवाज में उन्होंने उत्तर दिया, यह बस एक मामूली दुर्घटना थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक मोजितो चाहिए, कृपया। छी। जिन ने उपहास किया। हयाशिकी का संदेश स्पष्ट था, उन्होंने कोई भी अधूरा काम नहीं छोड़ा था। और वह अपने अनजाने में हुए इस कत्ल पर स्पष्ट रूप से गर्व महसूस कर रहा था।
सच कहें तो हत्या का यह तरीका असाधारण रूप से सुरुचिपूर्ण था। निगरानी फुटेज को बार बार देखने पर भी किसी को भी गड़बड़ी का कोई सुराग नहीं मिलेगा। अगर जिन ने इसे अपनी आंखों से न देखा होता और उल्टी गिनती न सुनी होती तो उसे कभी शक नहीं होता कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। फिर भी रहस्य और रोमांच के बावजूद जिनको ज्यादा गहराई में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह तरीका चतुराई भरा था, लेकिन अंततः अव्यावहारिक साबित हुआ। समय, स्थान और लक्ष्य की अप्रत्याशित कार्रवाइयों पर अत्यधिक निर्भरता। उसकी बात करें तो बारटेंडर वापस आया और उसने पुदीने की पत्तियों और नींबू से सजा हुआ एक बिल्कुल साफ मोजितो काउंटर पर रख दिया। हायाशिकी ने गिलास उठाया, अपनी उंगलियों के बीच स्ट्रॉ को घुमाया और लापरवाही से कहा, लगता है यहां आते समय रास्ते में एक कार दुर्घटना हो गई थी। लोगों को अब गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता, वोडका ने हंसते हुए कहा, जो स्पष्ट रूप से खुश था। उसी क्षण जिनके कोट की जेब में रखे फोन में वाइब्रेशन हुई। कॉलर आईडी देखे बिना ही उसने फोन उठा लिया। यह मैं हूं। एक पल बाद उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। क्या हुआ? उसने अचानक तीखी आवाज में पूछा। स्थिति में आए बदलाव को भांपते हुए वोदका ने अपना पेय नीचे रख दिया और जिन की ओर मुड़ गया। दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया उससे उनके आसपास का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। जिन का लहजा एकदम कठोर हो गया और उसने अचानक फोन काट दिया। क्या हुआ बॉस? वोडका ने तुरंत पूछा। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और धीरे धीरे हायाशिकी की ओर मुड़ा, ठंडी निगाहों से उसे घूरता रहा। तुम्हारे अंदर हिम्मत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या मतलब है। मैंने जिस संगठन के सदस्य को आप पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा था, उसकी एक बहुत ही आम तरह की दुर्घटना में मौत हो गई। ओह! वोदका आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा, लगभग मेज पर हाथ पटकने ही वाला था, तभी उसने देखा कि जिन, हालांकि बर्फीला था, गुस्से में भड़क नहीं उठा था। जब आप इस दुनिया में रहते हैं तो आप कभी नहीं जान सकते कि पहले क्या होगा, मृत्यु या कोई दुर्घटना। हायाशिकी ने हल्की सी मुस्कान दी। इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। यह महज एक दुर्घटना थी। जिनकी आंखें ठंडी और बिना पलक झपकाए उसे भेद रही थीं। फिर लंबे मौन के बाद, मेरी अनुमति के बिना संगठन के किसी भी सदस्य पर हाथ मत उठाओ। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो। उसकी आवाज में तलवार की धार जैसी तीक्ष्णता आ गई। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। हायाशिकी ने बस एक बार फिर मुस्कुरा दिया। अंततः जिन ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी शत्रुता को बुझाते हुए अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाया। उन पर सन्नाटा छा गया। कमरे में तनाव इतना घना था कि मानो उसे चीर दिया जा सकता हो। यहां तक कि वोदका, जो आमतौर पर मुखर और बेफिक्र रहता था, भी अधिक सावधानी से चलने लगा। उसने अपने गिलास को हाथ लगाने की हिम्मत तक नहीं की। एक पल बीत गया। हायाशिकी खड़ी हुई और शौचालय की ओर चल पड़ी। वोदका उसे जाते हुए देखता रहा, फिर जिन के करीब झुककर पूछा, बॉस? अपना लैपटॉप चेक करो। सही। वोदका सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था। उसके पास बेहतरीन तकनीकी कौशल थे और वह अक्सर मिशन पर अपने साथ एक पोर्टेबल लैपटॉप ले जाता था। उसने फोन चालू किया, सबसे हालिया ईमेल ढूंढा और संलग्न फुटेज खोला। यह हाईवे पर लगे निगरानी कैमरे की फुटेज थी। धुंधला, थोड़ा विकृत, लेकिन काफी स्पष्ट। वीडियो में दिखाया गया है कि एक सेडान कार अचानक बीच रास्ते में नियंत्रण खो बैठी। कार तेजी से इधर उधर मुड़ी और तब तक इधर उधर फिसलती रही जब तक कि वह बाईं ओर की रेलिंग से टकराकर रुक नहीं गई। कुछ ही देर बाद ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खुला। गाड़ी चला रहा व्यक्ति लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। फिर कैमरे ने यात्री को कैद कर लिया, कुसुदा रिकुमिची, वह एजेंट जिसे जिन ने हायाशिकी का पीछा करने के लिए नियुक्त किया था। क्योंकि दुर्घटना के कारण कार का बायां हिस्सा रेलिंग से दब गया था, इसलिए वह अपना दरवाजा नहीं खोल सका और उसे दाहिनी ओर रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह स्पष्ट रूप से घायल था और संघर्ष कर रहा था। तभी एक सेमी ट्रक वहां से गुजरा और उसके ट्रेलर से एक विशाल स्टील का कुंडल नीचे गिर गया। यह सीधे दुर्घटनाग्रस्त वाहन की ओर लुढ़क गया। जो ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला था वह भाग्यशाली रहा। वह बच गया। लेकिन कुसुदा रिकुमिची, जो अंदर फंसा हुआ था, स्टील के कुंडल के पूरे वजन के नीचे कार के साथ कुचल गया। वोदका के हाथ ठंडे पसीने से तर हो गए। वह अक्सर आगे वाली सीट पर बैठता था। वो वाकई महज एक हादसा ही रहा होगा, है ना? उसने अनिश्चितता भरी आवाज में पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिन ने ठंडे लहजे में उपहास किया। दोनों घटनाओं में एक ही तरह का भयावह माहौल था। अब उसे पैटर्न समझ में आ गया था। वह आदमी, हायाशिकी, तभी हमला करता था जब लोग खुद को सुरक्षित समझते थे। जब वे लापरवाह होते थे, तभी वह हत्या करता था। लेकिन बिल्कुल कैसे? हिरोनोबु किशियुकी स्थिर थे। कुसुदा चलती गाड़ी के अंदर था और फिर भी किसी तरह केवल उसी की मौत हुई थी। जिनको गंभीर भाव से यह एहसास हुआ कि उसे हायाशिकी की क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। फिर कुछ देर बाद हायाशिकी अपनी सीट पर लौट आया। जैसे ही वह वोडका के पास से गुजरा, वोडका का शरीर अनायास ही अकड़ गया। उसने अपने धूप के चश्मे के पीछे से अपने खाली गिलास को घूर कर देखा। जिन ने हायाशिकी को एक फोन दिया।
यह फोन तुम्हारा है। इसके अंदर एक पता है। जब भी तुम्हें फुर्सत मिले वहां जाओ और ट्रेनिंग शुरू कर दो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस प्रकार का प्रशिक्षण है? गोलीबारी, आमने सामने की लड़ाई, निगरानी रोधी गतिविधियां। आप अपनी पसंद चुन सकते हैं। मजेदार लग रहा है, हयाशिकी ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा। उसने फोन में स्क्रॉल करते हुए देखा कि कॉन्टैक्ट्स में जिन का नाम दर्ज है। तो अब यह दो तरफा संचार है। प्रगति, तुम्हारे हुनर दिलचस्प हैं, जिन ने एस्ट्रे में सिगरेट बुझाते हुए कहा। संगठन के लिए उपयोगी साबित हो। अगर तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो मैं तुम्हें एक गुप्त नाम देने की सिफारिश करूंगा। और हां, अब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन कुसुदा रिकुमिची के साथ जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। अंतिम शब्द तीखे और सधे हुए थे। तो उसका नाम कुसुदा रिकुमिची था। हयाशिकी ने धीरे से जवाब दिया, सीधे तौर पर खतरे को स्वीकार नहीं किया। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। अपना पेय समाप्त करने के बाद वह उठा और चला गया। जिन और वोडका भी ज्यादा देर नहीं रुके, उन्हें एक काम निपटाना था। दाइकोकू बिल्डिंग के बाहर जिन अपनी कार के सामने खड़ा था। अचानक उसने कहा, पहले गाड़ी की जांच कर लें। ओह यकीनन। वोडका ने तुरंत सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि यह एक समझदारी भरा कदम है। पूरी जांच के बाद उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसने अपना माथा पोंछा और जिन की तरफ देखा। बॉस, क्या मैं गाड़ी चलाऊं? जिन का जवाब ठंडा और निर्णायक था। आप यात्री सीट पर बैठिए। समझ गया। अध्याय 9 से 9, हयाशिकी का पुस्तक विमोचन समारोह। कुसुदा रिकुमिची, 19 मार्च, शाम 5:56 बजे, स्टील के कुंडल के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले वह संगठन के एक मिशन पर अपने एक सहकर्मी की कार में यात्री सीट पर बैठे थे। यात्रा के दौरान एक्सप्रेसवे पर वाहन अनियंत्रित हो गया, बेकाबू हो गया और रेलिंग से टकरा गया, जिससे यात्री सीट पर बैठे व्यक्ति को चोट आई। दूसरे व्यक्ति के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद कुसुदा रिकुमिची ने चालक की सीट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक परिवहन ट्रक से गलती से लुढ़के स्टील के कुंडल के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। डेथ नोट किसी तीसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। यानी जिसका नाम ठीक ठीक लिखा होगा उसी की मृत्यु होगी। आप ऐसा कुछ अस्पष्ट नहीं लिख सकते, जैसे कुसुदा रिकुमिची ने एक निर्दोष राहगीर को कुचल दिया और फिर एक स्टील के कुंडल के नीचे दबकर मर गया। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो परिणाम सीधे यही आएगा कि कुसुदा रिकुमिची की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। हालांकि अगर राहगीर की पहचान नाम से की जाती है, जैसे कुसुदा रिकुमिची ने शिनिची कुडो को टक्कर मार दी और फिर स्टील के कुंडल के नीचे कुचल गया, तो यह काम करेगा, बशर्ते शिनिची कुडो का नाम भी नोटबुक में मौजूद हो। इसीलिए हयाशिकी को कुसुदा की प्रविष्टि में यह स्पष्ट करना पड़ा कि उसका साथी वाहन से सुरक्षित बाहर निकल गया था। उस पंक्ति के बिना नोटबुक में आकस्मिक मृत्यु के कारण मामले को अमान्य घोषित कर दिया जाता। सौभाग्य से हयाशिकी का पीछा करने के लिए जिसे भेजा गया था वह कुसुदा रिकुमिची था, एक मामूली किरदार जिसका नाम और चेहरा मूल कहानी में दिखाई दे चुका था। अन्यथा यह काम करना कहीं अधिक कठिन होता। रिंग 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 रिंग। हेलो, मैं हयाशिकी हूं। माफ कीजिए श्रीमान हयाशिकी। मैं नानाय असामिया, फुटाबा पब्लिशिंग की संपादक हूं। संपादक असामिया। जी हां, मैं आपको बताना चाहता था कि हमारे हालिया मार्केटिंग प्रयासों के बाद आपकी नई किताब 3 दिनों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। क्या आप उस दिन ऑटोग्राफ सेशन के लिए उपलब्ध रहेंगे? विवरण किस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं? पहली पुस्तक हस्ताक्षर सभा बेइका शहर के फुटाबा बुक स्टोर में आयोजित की जाएगी। यह आगामी रविवार को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। क्या यह समय आपके लिए सुविधाजनक है? हाँ, कोई समस्या नहीं है। महान। हम उस कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको उस दिन अच्छे कपड़े पहनने की सलाह देता हूं। आपकी उपस्थिति जनसंपर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए एक पेशेवर स्टाइलिस्ट की व्यवस्था भी कर सकते हैं जो आपको तैयार होने में मदद करेगा। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मैं दिखने में अच्छी लगूं। फोन रखने के बाद हयाशिकी ने कैलेंडर पर पेन से रविवार का निशान लगा दिया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय इस कार्यक्रम पर सहमति बन गई थी। प्रकाशन गृह ने हस्ताक्षर समारोह जैसे कार्यक्रमों सहित व्यापक प्रचार प्रसार का वादा किया था। यह एक अच्छा अवसर था। हालांकि वह अभी आधिकारिक तौर पर जासूस नहीं बने थे, लेकिन जनता के बीच पहचान बनाना उनके लिए फायदेमंद ही था। और जहां तक दिखावे की बात थी, हयाशिकी को खुद पर पूरा भरोसा था। समय आगे बढ़ जाता है। स्थान बेका शहर। रविवार का दिन आ गया और व्यावसायिक क्षेत्र में चहल पहल मच गई। लेकिन सबसे ध्यान खींचने वाली बात उस दोपहर फुटाबा बुक स्टोर के बाहर लगी लंबी कतार थी। ये तो पागलपन है। शिनिची, क्या तुम वाकई इसके लिए लाइन में इंतजार करना चाहते हो? मुझे नहीं लगा था कि इसमें इतना समय लगेगा। यह तो दुर्लभ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको बुक ऑटोग्राफ देने में दिलचस्पी होगी। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस उत्सुक हूं। अपने बचपन के दोस्त की हल्की फुल्की छेड़छाड़ का सामना करते हुए हाई स्कूल के जासूस शिनिची कुडो खुद का बचाव करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर एक और आवाज सुनाई दी, इस बार अधिक व्यंग्यात्मक लहजे में।
ये तो एक ही बात है ना? बिल्कुल नहीं। कुडो ने सोनोको सुजुकी की ओर आंखें घुमाईं, जाहिर तौर पर उसे उसका लहजा पसंद नहीं आया। यंग किंदाइची की केस फाइल्स हाल ही में पढ़ी गई बेहतरीन रहस्य उपन्यासों में से एक थी। विवरण सटीक थे, चालें अच्छी तरह से रची गई थीं, और कथानक, विशेष रूप से इजिंकन गांव हत्याकांड, जहां लगभग हर किरदार नैतिक रूप से संदिग्ध था, प्रभावशाली रूप से साहसिक था। ऐसा कहा जाता था कि लेखक काफी युवा थे। इससे शिनिची की दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसकी व्याख्या सुनने के बाद सोनोको ने उपहास उड़ाया। उफ, छोड़ो भी। रैन, चलो केक लेने चलते हैं। इस लाइन में तो बहुत देर लगेगी। सोनोको। रान मौरी ने अजीब सी मुस्कान दी। असल में, उसने सोनोको के साथ बस कुछ समय बिताने, कुछ मिठाई खाने और कुछ किताबें देखने की योजना बनाई थी। लेकिन उनकी सैर के बीच में ही शिनिची ने फोन करके पूछा कि क्या वे किताबों की दुकान पर जाना चाहते हैं। इसी तरह लड़कियों के साथ घूमने का उनका दिन इस तरह बदल गया। अरे बाप रे! क्या आपको कोई अलग तस्वीरें मिली? वह कितना सुंदर है। क्या वह कोई सेलिब्रिटी नहीं है? वह बेहद खूबसूरत है। कितना परिष्कृत। अरे, मुझे इसे प्रिंट करना है। सोनोको, जो पहले किताबों की दुकान में कदम रखने से हिचकिचा रही थी, अचानक पास में हो रही तेज बातचीत सुनकर चौकन्नी हो गई। उसने आवाजों की तरफ मुड़कर देखा तो युवतियों का एक समूह किताबों और छपी हुई तस्वीरों की आपस में तुलना कर रहा था। तस्वीरें? एक सुंदर लड़के का? उसकी जिज्ञासा तुरंत जागृत हो गई। वह और करीब गई और अपनी गर्दन लंबी कर ली। माफ कीजिए, आप सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? समूह रुका और उधर देखा। एक हाई स्कूल की लड़की को देखकर वे उत्साहपूर्वक अपनी तस्वीरें साझा करने लगे, यहां तक कि एक लड़की ने अपनी तस्वीर दिखाने की पेशकश भी की। बस एक नजर। सोनोको की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल बाद वह हवा के झोंके की तरह तेजी से रान की ओर लौटी और अपनी दोस्त का हाथ पकड़ लिया। चलो, रैन। हम लाइन में लग रहे हैं। क्या? रान को लगभग घसीटते हुए किताबों की दुकान की ओर ले जाया गया। उनके पीछे पीछे चलते हुए शिनिची ने अपनी कनपटी को रगड़ा। अब उसे वाकई लाइन में इंतजार करने का मन नहीं था। लेकिन सोनोको के चेहरे को देखकर लगता है कि वह इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। और फिर, एक आह भरकर, वह उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वे फुटाबा बुक स्टोर में दाखिल हुए, शिनिची वहीं जम गया। यह तो पागलपन है। जिसे वह हमेशा एक विशाल, अच्छी रोशनी वाली किताबों की दुकान के रूप में याद करता था, वह अब पूरी तरह से भरी हुई थी। पीछे की ओर स्थित ऑटोग्राफ टेबल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। स्टोर के कर्मचारी और मैनेजर स्थिति को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और ऑटोग्राफ ले चुके प्रशंसकों को बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे थे। वहीं, प्रकाशन गृह के सहायक और संपादक असामिया व्यवस्था बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। सोनोको, क्या हम यहां अंग्रेजी की सामग्री खरीदने भी नहीं आए थे? रान ने पूछा। बाद में। यहां का काम खत्म होने के बाद। फिर? शिनिची ने मन ही मन आह भरी। क्या उसने किताबें पहले ही खरीद लीं? वह तो बहुत जल्दी काम करता है। अध्याय 10 से 10, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं आपको रानचान कह सकता हूं? आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और प्रतीक्षा के लिए क्षमा करें। एक मधुर, स्पष्ट आवाज, इतनी कोमल कि वह कठोरतम हृदय को भी पिघला सकती है। अपनी आंखें बंद करके भी सुजुकी सोनोको यह बता सकती थी, यह लड़का बेहद आकर्षक था। अपनी खरीदी हुई किताब को कसकर पकड़े हुए, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि कतार छोटी होती जा रही थी। अब मेरी बारी आने ही वाली है। वह अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पा रही थी। अंत में, उसके सामने वाले व्यक्ति ने अपनी हस्ताक्षरित पुस्तक प्राप्त की और चला गया। अब उसकी बारी थी। नमस्ते। हायाशिकी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। इतना सुंदर। सोनोको मन ही मन चीख उठी। उसने इससे पहले कभी ऐसा लड़का नहीं देखा था, उसका रूप लगभग अवास्तविक था। उनकी पूरी शख्सियत में कुछ खास बात थी, उनके चमकदार काले बाल, उनकी शांत और प्यारी मुस्कान, और सबसे बढ़कर, उनका चेहरा। नाजुक, फिर भी निर्विवाद रूप से मर्दाना। यह स्त्री सौंदर्य नहीं था। यह उस तरह का सौंदर्य था जिसे देखकर लोग सहज रूप से कहते थे, सुंदर। क्या वह कोई परी है? कोई बौना? अगर उसने कमीज और सूट न पहना होता, तो सोनोको उसे अपने प्रेम उपन्यासों के काल्पनिक नायकों में से एक समझ लेती। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? बिल्कुल। हालांकि आपने काफी सारी किताबें खरीदी हैं। जी हां। मैं आपका सच्चा प्रशंसक हूं, शिक्षक हायाशिकी। धन्यवाद। हायाशिकी ने किताबों का ढेर स्वीकार कर लिया, कुल मिलाकर 6 किताबें थीं। हस्ताक्षर करने से पहले, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माफी चाहता हूं। लिखते लिखते मेरा दाहिना हाथ थोड़ा थक गया है। क्या मैं अपने बाएं हाथ से हस्ताक्षर कर सकता हूं? चिंता मत कीजिए, मेरी लिखावट अभी भी काफी साफ है। उसने बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास विशेष रूप से इसलिए किया था ताकि अगर कभी उसे डेथ नोट में उस हाथ से लिखने की जरूरत पड़े तो वह लिख सके। सोनोको को तो इससे वह और भी अधिक समर्पित प्रतीत हुआ। बिल्कुल।
आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हायाशिकी ने सहजता से हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि डेथ नोट की वजह से वह सार्वजनिक रूप से अपना असली नाम लिखते समय हमेशा सतर्क रहता था। किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए वह जानबूझकर कांजी में 2 स्ट्रोक बदल देता था। उनके प्रशंसकों ने इसे केवल एक अनोखा शैलीगत स्पर्श माना। ये लीजिए, सभी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। धन्यवाद। नहीं, मेरे काम को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। लाइन में खड़े रहना थका देने वाला रहा होगा। यहां मेरी पसंदीदा मिठाइयों की एक प्लेट रखी है, कृपया कुछ ले लीजिए। आह! उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि सोनोको को लगा मानो वह हवा में उड़ने लगेगी। हंगामा न मचाने के इरादे से उसने जल्दी से कुछ कैंडी उठाई और धड़कते दिल के साथ एक तरफ हट गई। इसके बाद मोरी रान का नंबर था, जो सोनोको की सबसे अच्छी दोस्त थी और जो मूल रूप से सिर्फ साथ घूमने आई थी। नमस्ते। उसने शर्माते हुए अपनी किताब मेज पर रख दी। हायाशिकी ने ऊपर देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं आपको रान-चान कहूं? हाँ। रान आश्चर्य से पलकें झपकाने लगी। सोनोको की आंखें चौड़ी हो गईं। और रैन के पीछे कुडोशिनिची सहज रूप से तनावग्रस्त हो गया। सौभाग्यवश, हायाशिकी ने हंसते हुए तुरंत समझाया। क्या इससे आप चौंक गए? दरअसल, मैं आपकी मां इरिकिसाकी की रिश्तेदार हूं। इसलिए मैं आपके बारे में पहले से ही जानती थी। तुम मेरी मां की हो। तकनीकी रूप से मैं तुम्हारा चचेरा भाई बहन हूंगा। गंभीरता से सोनोको ने रैन से पहले ही प्रतिक्रिया दी। वह उत्साह से लगभग उछल रही थी। अगर वो मेरे परिवार का सदस्य है और मैं रैन की सबसे अच्छी दोस्त हूं, तो क्या इससे मुझे कोई मौका मिल सकता है? रान को मुख्यतः बस जिज्ञासा थी। फिर भी, चूंकि उसके पीछे लोगों की लंबी कतार थी, इसलिए वह देरी नहीं करना चाहती थी। उसने हस्ताक्षरित पुस्तक स्वीकार की और एक तरफ हट गई। इसके बाद कुडोशिनिची की बारी थी, जिनके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान थी। आपकी किताब बुरी नहीं है, लेकिन इजिनकान गांव हत्याकांड के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक नहीं लगता। कहानी में वकाबा अपनी शादी की रात रयुइची, जो ओडागिरी होने का नाटक कर रहा है, के साथ भाग जाना चाहती है। लेकिन इसके लिए उन्हें किसी को मारने की जरूरत तो नहीं थी, है ना? बल्कि हत्या करने से तो भाग जाना और भी मुश्किल हो जाता। शिनिची। रान को अपने लहजे पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी आस्तीन खींची। शिनिची की आवाज में तीखापन महसूस करते हुए हायाशिकी ने सोचा, जरूर जलन हो रही है। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुदो-सान। लेकिन जरा इस पर गौर कीजिए, क्या होगा अगर रयुइची की बदला लेने की सूची में वाकाबा के असली पिता का नाम भी शामिल हो? हो सकता है वाकाबा ने उससे अपने पिता को बख्शने की भीख मांगी हो। उसने शायद कहा हो, अगर आप मेरे पिता को जिंदा छोड़ देंगे, तो मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगी, और शायद रयुइची ने सिर्फ वाकाबा को बहला फुसलाकर उससे मदद लेने के लिए सहमति जताने का नाटक किया हो। यह बात तो समझ में आती है। शिनिची ने आगे कोई बहस नहीं की। उसने अपनी हस्ताक्षरित किताब ली और थोड़ा सा फ्राउनिंग करते हुए चला गया। रैन ने पीछे मुड़कर देखा, मानो वह ठीक से अलविदा कहना चाहती हो, लेकिन सहायक पहले ही उन्हें बाहर ले जा रहा था। उसने चुपचाप हाथ हिलाया। हायाशिकी ने भी उसी शांत मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर जवाब दिया। अभी भी दर्जनों लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसने जल्दी से अपना ध्यान वापस मेज पर केंद्रित कर दिया। 3 घंटे तक चले हस्ताक्षर समारोह से काफी थकान हो गई। संपादक नानाए असामिया ने उन्हें अधिक काम के बोझ से बचाने के लिए पूरे कार्यक्रम के दौरान बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक देने पर जोर दिया था। जब कार्यक्रम आखिरकार समाप्त हुआ, तब तक शाम के लगभग 7 बज चुके थे। लाइन में केवल 1 दर्जन प्रशंसक ही बचे थे। शिक्षक हायाशिकी, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। क्या मैं आपके हस्ताक्षर प्राप्त कर सकता हूं? बिल्कुल। आने के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने किताब उठाई, हायाशिकी ने अपने सामने रखे पंखे में कुछ असामान्य बात देखी। धूप का चश्मा, चेहरे पर मास्क, और वो आवाज। जैसे ही हायाशिकी उसे रखने की कोशिश कर रहा था, उसके बगल में खड़े सहायक ने हिचकिचाते हुए पूछा, मिस योको ओकिनो। अरे रुको, योको ओकिनो। पॉप स्टार? सच में? योको ओकिनो। किताबों की दुकान में उत्साह की लहर दौड़ गई। जापान की सबसे लोकप्रिय आइडल में से एक होने के नाते, योको ओकिनो के पास पुरुष और महिला दोनों तरह के प्रशंसकों का एक विशाल समूह था। अपनी पहचान का एहसास होते ही, उसने शालीनता से अपने धूप के चश्मे और मास्क को हटा दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। मुस्कुराते हुए उन्होंने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया। मैं बाद में सबके लिए ऑटोग्राफ दे दूंगी, ठीक है? उसने कहा और फिर मुड़कर बाकी प्रशंसकों की तरह धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। मुझे भी खुशी हुई, हायाशिकी ने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी किताब पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी समय, उन्होंने देखा कि कोई उस दृश्य की तस्वीर ले रहा है। स्थिति और कोण को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी व्यवस्था पहले से ही की गई थी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मन में एक बात नोट कर ली।
जब आखिरी हस्ताक्षर हो गए तो संपादक असामिया दौड़कर उनके पास आईं और उन्हें पानी की बोतल थमा दी। शिक्षक हायाशिकी, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। सब कुछ सुचारू रूप से हो गया। तो एक शीर्ष आइडल का आपके प्रशंसकों में से एक होना कैसा लगता है? असामिया मुस्कुराई। हायाशिकी ने योको ओकिनो पर एक नजर डाली जो अब प्रशंसकों से घिरी हुई थी और बड़े ही विनम्र और शालीनता से उनके लिए ऑटोग्राफ दे रही थी। उन्होंने यह भी देखा कि उनके बगल में खड़ा व्यक्ति चुपचाप प्रशंसकों की भीड़ को संभाल रहा था। वह एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ असामिया की ओर मुड़ा। सच कहूं तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। मुझे प्रकाशन गृह से योको ओकिनो को आमंत्रित करने की उम्मीद नहीं थी। आपको इसका पता कैसे चला? क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है कि एक आइडल अपने मैनेजर के साथ सार्वजनिक रूप से बाहर जाए और तस्वीरें खिंचवाने दे? उसके मैनेजर ने पहले किसी को भी वीडियो बनाने से नहीं रोका, यही तो साफ संकेत था। शानदार। तो आपने ये सब नोटिस किया? असामिया थोड़ी विस्मयचकित लग रही थी। कुछ देर बाद योको ओकिनो के मैनेजर ने आकर हायाशिकी को विनम्रतापूर्वक अपना बिजनेस कार्ड दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं साकाई यामागिशी हूं, योको का मैनेजर।